अच्छा, ग्रामर क्या होती है? ग्रामर की बहुत सी डेफिनेशन हैं, लेकिन जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगर किसी को एतराज़ हो तो फिर बाकी सारी डेफिनेशन जो हैं जो बताई जाती हैं वो सारी जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं, ऑब्जेक्शनेबल हैं, हम उनको जो है ओवरलुक कर सकते हैं। अब मैं जो लिखने लगा हूँ, अगर ये इसको ओवरलुक किया जा सकता है तो फिर ग्रामर की तमाम डेफिनेशन जो हैं हम उनको ओवरलुक कर सकते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। कि ये जो है हम ग्रामर इज मेनली the proper use of verb forms। ये चीज़ें हैं, जब आप कुछ इंग्लिश लिखते पढ़ते बोलते हैं तो ये देखिएगा कि एग्जामिनर जो है उसके जहन में ये बात ज़रूर होगी कि वो जो है आप वो ये नोट करेगा कि यूज़ ऑफ वर्ब फॉर्म जो हैं वो प्रॉपरली है कि नहीं, यानी जहाँ आपने पहली फॉर्म लिखनी थी आपने उस वो पहली ही लिखी है। जैसे फॉर एग्जांपल विल है, उसके साथ पहली फॉर्म लिखी जाती है, तो कहीं वो आपने वहाँ पे दूसरी फॉर्म तो नहीं लिख दी, आपने थर्ड फॉर्म तो नहीं लिख दी, आपने इन फॉर्म तो नहीं लिख दी। ये कभी भी नहीं होगा। आई विल गो तो ठीक है, आई विल गोइंग कभी नहीं होगा, आई विल वेंट कभी नहीं होगा, आई विल गॉन कभी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कहीं इस तरह की कोई मिस्टेक आ जाए तो ये समझे कि दैट इज वेरी वेरी बैड इंप्रेशन, एग्जामिनर की सारी सिंपैथीज खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर इज वेरी प्राउड कि उसको इस बात का पता है कि उसने फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करनी है, सेकंड कहाँ करनी है। और ये अनइंटेंशनली आप भी ये देखेंगे कि आपकी इंग्लिश जो है अगर दुरुस्त है जैसे होती है, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर अस कि हमें इन बातों का पता होता है और एक की वजह से हमारी इंग्लिश, मसलन मैंने अगर कहा कि ही विल वेंट, तो आप फौरन कह देंगे ये तो गलत है, ऐसे तो होता ही नहीं। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दिस, आपको पता है ये। लेकिन ये जो है ये अनकॉन्शियसली आप जो हमें जो बातें पता चलती हैं, हमें मुकम्मल तौर पर इसके सिस्टम का नहीं पता। अक्सर तो नहीं, जो है स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो इसका जो है कौन सा सिस्टम हम फॉलो करते हैं वर्ब फॉर्म्स के प्रॉपर यूज के लिए, बल्कि इसका इसको ग्रामर में मेंशन भी नहीं किया जाता कि आप वर्ब फॉर्म्स को प्रॉपर यूज करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जब आपने आई विल वेंट कह दिया उसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे तो उसके तो कोई मीनिंग नहीं, कुछ नहीं बनेगा, कोई बंदा इससे कोई मीनिंग अकस नहीं कर सकता। और इट डजंट ब्रिंग एनी क्रेडिट टू अस, हमें इसका कोई फायदा भी नहीं होता। ठीक है कि नहीं? बेशक हमारी राइटिंग अच्छी हो, एग्जामिनर इज वेरी मच अनॉयड ओवर दिस। तो फर्स्ट फॉर्म जो है हम किस तरह से यूज करते हैं? ये अब अगर कहीं वायोलेशन हुई तो मैं फिर आपको फिर रेफर कर सकूंगा, देखें आपने इस जो प्रिंसिपल है उसको वायोलेट किया है तो इसकी गुंजाइश नहीं थी, तो वहां पे आपके मार्क्स जो है कटने का अंदेशा होगा। ठीक है, तो विल वुड शैल शैल और शुड का आपस में कोई तल्लुक नहीं, याद रखिएगा। शैल का भी वुड बनता है, विल का भी वुड बनता है। शैल और शुड शक्लों में आवाज़ों में इनके सिमिलर हैं, लेकिन इनका दूर का भी आपस में कोई वास्ता नहीं है। शुड और मस्ट आपस में सिमिलर मीनिंग रखते हैं। मिशेल शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डू, डज, डिड। ठीक है, ये जो है वर्ड हमने लिखे हैं इनके बाद हमेशा जो है अगर आप यूज करेंगे तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगी। अगर आपने कोई और फॉर्म यूज की तो आपके वो सेंटेंस जो हैं वो गलत हो जाएगा। इनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जी। ये मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। ये वर्ड जो है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म, इनके बाद हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और आप भी जब लिखें या तो यूज ही ना करें, अगर आप यूज करेंगे तो आप इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज कीजिएगा, तो आपके जो है वो इंग्लिश जो है वो ठीक रहेगी। जी। गहरा कलर कर दूं इसका, हाँ यस। अच्छा जी, उसके बाद है एक और बात आप याद रखिएगा, सेकंड फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। सेकंड फॉर्म नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये इसका जो है हमारा एक सेकंड पॉइंट है, हम इसको जेन में रखते हैं। इसको मैं ब्लैक में रहने देता हूँ ताकि आप जो है इसको देख सकें।
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अक्सर होता है कि डिड नॉट के साथ जब डिड एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो हम उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। ये हमेशा जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है सेकंड फॉर्म, और कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट है। S+2 टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी यस की सूरत में पॉजिटिव सेंस में होते हैं। अगर वो नेगेटिव होते हैं तो फिर यह सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल खत्म हो जाता है। क्वेश्चन फॉर्म में हो तो भी खत्म हो जाता है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस यस की सूरत में जो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ये बात याद रखें, सेकंड फॉर्म नो हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब हुआ तो सेकंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम हैज, हैव, हैड और बीइंग। इनके साथ जो है हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हो सकता है कोई फॉर्म हम ना यूज करें, तो अगर करेंगे तो थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। इसके अलावा कोई फॉर्म जो है हम यूज नहीं करेंगे। इनके साथ हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, जी। ये मैं इसको फॉर्म को भी मिटा रहा हूँ। मैं अपना नेचुरली अब मेरी जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिनिमम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस होती है। तो मैं ज़्यादा वर्ड नहीं लिखना पसंद नहीं करता, ताकि थोड़े वर्ड हों, थोड़े ही याद रखने पड़े। तो इसलिए मैं जो है ये कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो वर्ड हैं वो कम से कम हो। तो हैज़, हैव, हैड और बीइंग, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, अब इसकी वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। अब आती हैं इंग फॉर्म जो है इज, एम और was, were, be and been। इनके साथ जो है हम इंग फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे इंग फॉर्म आती है वहाँ पे थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। ये हमारी जो इंग्लिश का एक असूल ये है कि जहाँ पे इंग फॉर्म को उतार के आप थर्ड फॉर्म लिख दें तो आपके सेंटेंस के मीनिंग तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश गलत नहीं होती। ठीक है, मसलन आई एम टीचिंग जो है ये करेक्ट सेंटेंस है। अगर टीचिंग की जगह टॉट कह दें तो भी ये दुरुस्त है, लेकिन इसके मीनिंग चेंज हो गए हैं, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हो गया। तो ये जो है हमने ये जो रूल्स हैं, ये प्रॉपर यूज ऑफ वर्ब फॉर्म है वो इसके मुताबिक होता है। अब आपने जो कुछ लिखना है वो इसको फॉलो करके लिखना है, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना, इसकी वायोलेशन नहीं करनी। खास तौर पे ये जो है ये वाला पोर्शन जो है इसकी आपने बिल्कुल किसी भी सूरत में आपने इसकी वायोलेशन नहीं करनी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और इससे जो एग्जामिनर है वो बहुत बोर्ड हो जाता है और वो बहुत मार्क्स जो है वो इससे कटते हैं। बी, बिन, बिंग, ये मैं कल आपको बता रहा था कि ये तीन वर्ड जो हैं ये बहुत जो हैं कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं। अगर ये तीन वर्ड नहीं होते हैं तो इंग्लिश बहुत आसान होती। तो इनका जो यूज़ है, जब भी आप बी, बिन, बीइंग का इस्तेमाल करें तो आप बहुत केयरफुल रहें, या इनको पूरा जो है वो फोकस करें कि ये इनका इस्तेमाल ठीक हो रहा है, क्योंकि बहुत जी। चांसेस ऐसे हैं कि इनके इस्तेमाल होने से हमारी अंडरस्टैंडिंग विद इंग्लिश जो है या हमारी जो एक्सप्रेसिंग हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको प्रेस करने में हमें कुछ दुश्वारी हो सकती है। हो सकता है कि हमें ये जो है हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए, वर्ब का गलत इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि ये हमारी जो ऑलरेडी हमारी जो सेट प्रिंसिपल है जो हमने पहले से कंक्लूड कर रखा है कि इज एम आर, ये देखिए ये इज एम आर हैज हैव सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट के साइन है, हमने ये कंक्लूड कर रखा है। तो ये पास्ट के साइन है, ठीक है कि नहीं? तो हम ये जी। बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई इसमें इशू नहीं है, हमने ये डिसाइड कर लिया, हमें अंग्रेजी की यहाँ पर समझ आ गई है। लेकिन जब ये बी बिन आते हैं तो ये प्रेजेंट में भी आ जाते हैं, पास्ट में भी आ जाते हैं, फ्यूचर में भी आ जाते हैं, और ना सिर्फ ये आते हैं बल्कि ये इनके मीनिंग जो हमने निकाले हुए हैं उनको मोल्ड कर देते हैं। मसलन ही इज राइटिंग, यहाँ से ठीक है, लेटर इज बीइंग रिटन, अब इसके साथ बीइंग आ गया तो ये कंफ्यूजन होगी कि ये क्या मुसीबत आ गई भाई, ठीक है कि नहीं? जी। तो ये जो है बी बिन बीइंग का जब इस्तेमाल आता है ये प्रेजेंट पास्ट तीनों में होता है, और ये हमारे जो पहले जो है जो हमने कंक्लूड कर रखा है कि मीनिंग इज एम आर का इस्तेमाल करने से मीनिंग इस तरह से बनते हैं, ये उसको आगे थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देते हैं। मैं कल आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से चलिए। इनका जो है रोल कैसे ये प्ले करते हैं, और बाकी इनका इस्तेमाल जो है वो इसी तरह से है।
बी बिन के साथ अगर इंग फॉर्म है तो ठीक है, अगर इसका थर्ड फॉर्म है तो भी ठीक है। इसके साथ इसके फौरन बाद, इनके फौरन बाद अगर आपने एक टेलीफॉर्म इस्तेमाल कर ली, जैसा कि अक्सर होता है, यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय स्टूडेंट, ही इज वेरी गुड एंड ही वाज गिविंग अ वेरी गुड स्पीच, लेकिन अपनी स्पीच के दौरान ही यूज्ड, ठीक है, तो आई एम गो, वी आर गो, इस तरह से उसने करके इस तरह से बात की, तो दैट मुझे सारी स्पीच के दौरान ये फौरन मुझे पता चल गया। तो इस तरह से जो लिसनर होते हैं या रीडर होते हैं, जब वो लिखेंगे पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा सर्कल लगाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ यहाँ पे ये स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है। तो अच्छे एक आपके पास अंडरस्टैंडिंग, आपके पोएम या जो कुछ भी है या आप समरी लिख रही हैं, वो बहुत अच्छे आइडियाज क्लियर हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में इस तरह की वायलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती है। अगर नहीं होती तो मैं आपको बताता ही नहीं। बीइंग जो है, जी। बी इन बीइंग जो है, ये कभी भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, ये आई वी ही शी के फौरन बाद नहीं आते हैं। ये जो है इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होना मस्ट है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो बी बिन बीइंग का इस्तेमाल होता है। बीइंग जो है ये हमेशा लास्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। इसके बाद आपने जी। थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, जो मर्जी कर लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा 4 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ठीक है। ये हो सकता है किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, या एक हो या दो हो या तीन हो या चार। तो प्रेजेंट के 10 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, उनमें एक सेंटेंस ऐसा है 10 में से, बल्कि 10 प्रेजेंट के हैं, 10 पास्ट के हैं, और 9 ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो कि रिलेटिव सम टेंस हैं, वो 9 है फ्यूचर के। So total they make 29 different type of sentences, 10 relating to past, 10 to future, 10 to present, 10 to past and 9 to future. तो इन दिस वे ये जो है 9 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस बनाते हैं, उनमें 29 में सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें 4 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो सेंटेंस डिफिकल्ट होगा वो वही होगा जिसमें 4 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। अगर वो वाला आपको डिफिकल्ट नहीं लगता तो फिर इंग्लिश में कोई सेंटेंस आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो जी। ये जो है ये बेसिक राइटिंग के हवाले से, ग्रामर ग्रामर के के हवाले से आपने जो याद रखना है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये अभी जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसका कोई मतलब नहीं होता कि ये जो है वर्ब की ये ट्रांजिटिव वर्ब है या जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ये वर्ब की ये डेफिनेशन है, नाउन की वो डेफिनेशन है, ये मटेरियल नाउन। इसका लैंग्वेज के साथ कतई दूर का कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। बल्कि ये जी। लैंग्वेज लैंग्वेज के सीखने में ये रुकावट पैदा करते हैं। अगर हमने किसी को लैंग्वेज नहीं सिखानी तो हम उसको फिर इस तरह से ग्रामर सिखानी शुरू कर दें, तो इससे हमें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और वो जो है अब जो सीखने वाला उसको आएगा भी कुछ नहीं। लेकिन आई डोंट मीन दैट, मेरा ऐसा कोई मिशन नहीं है, ऐसा टारगेट नहीं है। आई रियली वांट यू कि आप जो लिखें आप बड़ी स्ट्रेंथ के साथ लिखें और पता चले कि आपने मेरे पास पढ़ा है, ठीक है। जी। नहीं बेटा, इट्स फ्राइडे, जो प्रेयर का टाइम जो है वो हो ही गया है, तो आई बेग लीव ऑफ यू एंड आई विल सी यू टुमारो देन, ओके। तो अगर ओके, थैंक यू। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।